नमस्कार, फाइनल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को कोर्ट ने मंजूरी दे दी है और इस फैसले को हिंदू पक्ष की बड़ी जीत मानी जा रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे खास रिपोर्ट के जरिए। अयोध्या के बाद अब काशी की बारी। अब ज्ञानवापी का सच आएगा सामने। कोर्ट ने दी एएसआई सर्वे की मंजूरी। विवादों में चल रहे ज्ञानवापी परिसर की सच्चाई अब सामने आने वाली है। वाराणसी की कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद की एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे का आदेश दिया है। इस पूरे परिसर का एएसआई द्वारा सर्वेक्षण कराया जाए और उसके बाद जैसे ये ऑर्डर हो गया है कोर्ट का, हम आगे एएसआई सर्वे में पार्टिसिपेट करेंगे और एएसआई को अलग अलग जगह बताएंगे जहां पे सर्वे होना। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कह दिया कि 4 अगस्त तक एएसआई को अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करनी होगी। इस रिपोर्ट में बताया जाएगा कि कैसे इस सर्वे को किया जाएगा। रिपोर्ट के बाद कोर्ट सर्वे की डेट फाइनल कर देगा। कोर्ट के आदेश के अनुसार पिछली दीवार, तहखाना और पिलर का सर्वे किया जाएगा, जबकि वजूखाना और शिवलिंग का सर्वे नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट जो माननीय जिला जज साहब का था वो था विदाउट कॉजिंग हार्म। एएसआई सर्वे किया जाए विदाउट कॉजिंग हार्म। तो ये बात तो इम्पोर्टेंट हो गई कि बिना किसी हार्म के इसको सर्वे को किया जाएगा, जिससे किसी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, किसी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और इस सर्वे को कंप्लीट करके 4 अगस्त तक माननीय न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए माननीय न्यायालय ने आदेश दिया। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का कड़ा विरोध किया था, लेकिन फैसला हिंदू पक्ष के फेवर में आया। अब मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट में जाने की तैयारी कर रहा है। ये जजमेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया है और मुस्लिम साइड उसके अगेंस्ट है, तो इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। सब जानते हैं कि ये मस्जिद कोई 1, 2, 8, 10, 50 साल पहले नहीं बनी है। सदियों साल से ये मस्जिद कायम है और सदियों साल से वहाँ नमाज अदा होती चली आ रही है। अब एक एक करके मुख्तलिफ मस्जिदों पे क्लेम किया जा रहा है, जो कि हम समझते हैं कि मुनासिब नहीं है। उधर ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के फैसले के बाद संतों में खुशी की लहर है। उनका कहना है कि अयोध्या के बाद अब काशी की बारी है। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे कि वहां पर हम लोग जल चढ़ाए, लेकिन मुस्लिम पक्षकार, मुस्लिम जो मस्जिद वाले लोग हैं, वो सीधे कह रहे थे बताओ कार्बन डेटिंग नहीं होगा। कार्बन डेटिंग का विरोध भाई कर नहीं तो डर किस बात की। सामंजस्य बनाकर काम करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। इसके नाते मुसलमानों को तुरंत तत्काल अभी भी मान ले बात को छोड़ देना चाहिए, अभी भी वक्त है। बहुत उत्साह है क्योंकि ज्ञानवापी का बहुत से भाग्य ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है कि उसको मंदिर तोड़ करके और वहाँ मस्जिद बनाई गई। नंदी वहाँ स्वयं विराजमान है, तो सारे प्रमाण तो देखने में ही मिल जाता है। अब जब सर्वे हो जाएगा और सर्वे में सारे तथ्य सामने आए गए हिंदू पक्ष के, और जिससे कि कोर्ट को फैसला देने में कोई परेशानी नहीं होगी। ज्ञानवापी विवाद करीब 350 साल पुराना बताया जा रहा है। कोर्ट में पहली बार 104 साल पहले मामला दर्ज कराया गया था। अब इस केस से सर्वे की इजाजत दी गई है। हिंदू पक्ष को लगता है कि इस मामले में इंसाफ की दिशा में कदम उठाए गए हैं। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज स्टेट। सीमा हैदर का मामला राष्ट्रपति के पास पहुंचा है और सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने राष्ट्रपति के पास इस मामले में दया याचिका लगाई। मामले को लेकर सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने खास बातचीत की। हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। जिस सीमा हैदर पर आतंकवादी यहां तक जासूस होने के आरोप लग रहे हैं, उसी सीमा हैदर की जो मर्सी पिटीशन है वो अब राष्ट्रपति के पास पहुंची है और डॉक्टर एपी सिंह लेके पहुंचे हैं। लेकिन क्या है उस मर्सी पिटीशन में, जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कह रहे हैं आप राष्ट्रपति से? सिंपल और बहुत शॉर्ट में बता दीजिएगा। बिल्कुल शॉर्ट में बताएंगे आपको। देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से हमने ये विनती की है कि एक महिला सीमा
जो 4 वर्ष पहले डाइवोर्स हो चुका था, जिसने नेपाल में आके हिंदू धर्म ग्रहण किया और नेपाल में हिंदू धर्म ग्रहण करने के बाद हिंदू सभ्यता संस्कृति से प्रभावित होकर उसने हिंदू रीति रिवाज पद्धति से शादी की सचिन से, और शादी के बाद वो वापस पाकिस्तान गई। पाकिस्तान से अपने बच्चों को लेकर आई, बच्चों को लेकर भारत की बहू के रूप में नेपाल से भारत आई और उसके बाद यहाँ बुलंदशहर में अपनी मैरिज और नागरिकता रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दी। उसके बाद उस पर शक की गई, उसके ऊपर FIR दर्ज की गई, 14 फॉरेनर एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ, 120B में मुकदमा दर्ज हुआ और ये सब होने के बाद उसको जेसी में भेजा गया, जेल हुई, उसके बाद बेल हुई। हमने ये बेल के कागज लगाए हैं, हमने इसमें FIR लगाई है, हमने बेल के वो ऑर्डर लगाए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि सीमा भारत से नहीं जाएगी, ये कहा है। मैंने इसमें और मांग की राष्ट्रपति से, क्योंकि ATS तो स्टेट का मामला हो जाता है। मैं कहता हूं CBI सेंट्रल की बात, मैं कहा CBI की जांच करो, NIA की जांच करो, मैंने कहा रॉ से जांच कराओ, पॉलीग्राफी टेस्ट कराओ, ब्रेन मैपिंग कराओ। इस सब के लिए तैयार है सीमा? मैंने लिख के दिया, एफिडेविट लगा है, सिग्नेचर है, वकालतनामा है, तैयार है। AP सिंह जो ये कह रहे हैं कि वो वकील हैं और वकील होने के नाते इस केस से जुड़ गए हैं। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि उनकी ये दलील, ये अपील जो है वो महामहिम से और वहीं से उनको इंसाफ की उम्मीद है। लेकिन इस वक्त जांच जो है पूरे जोरों से हो रही है। ATS समेत तमाम एजेंसियां इस पर निगाह बनाए हुए हैं कि आखिर ये सीमा हैदर, सीमा मीणा बनी तो बनी कैसे। सीमा हैदर मामले पर विदेश मंत्रालय की नजर। विदेश मंत्रालय के अफसरों ने नोएडा पुलिस से बातचीत की है। IB, UP, ATS और नोएडा पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। तो सीमा हैदर मामले पर विदेश मंत्रालय की नजर है और विदेश मंत्रालय ने इस पूरे मामले को लेकर नोएडा पुलिस से बातचीत की है। IB, UP, ATS और नोएडा पुलिस कर रही है जांच। सीमा के भारतीय आधार कार्ड बनाने को लेकर भी जांच। पाकिस्तान से भारत आने के पीछे की वजह तलाशने के लिए तमाम जांच एजेंसियां अपना अपना काम कर रही हैं। जहां एक तरफ UP ATS ने सीमा हैदर से 18 घंटों की पूछताछ की, वहीं नोएडा पुलिस भी सीमा हैदर से जुड़े मामलों की जांच कर रही है। IB भी इस पूरे मामले में सक्रिय होती नजर आ रही है। लिहाजा विदेश मंत्रालय भी पूरे मामले की गंभीरता को परखने के लिए इस मामले की जांच करने वाले अधिकारियों के टच में बना हुआ है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि सीमा हैदर से जुड़ी जो भी जानकारियां हैं उन पर नजर रखी जा रही है और आने वाले दिनों में कानून के तहत विदेश मंत्रालय अपना काम करेगा, यानी सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भी भेजा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, ग्रेटर नोएडा। खबरों में बढ़ेंगे आगे और पाकिस्तान से नेपाल होकर भारत आई सीमा हैदर के मामले में संत समाज की तरफ से भी प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने सीमा हैदर की जांच किए जाने की वकालत की है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने सीमा हैदर की जांच किए जाने की बात कही है। हमें भी ये समझ नहीं आ रहा ये कौन सा प्रेम है, ये कौन सा प्यार है। 4 बच्चों की जो माँ है उसको एक लड़का जो अपने इधर दादरी नोएडा में रहता है उससे प्रेम हो जाता है, तो थोड़ा समझ से बाहर है। इसकी जांच होना बहुत जरूरी है क्योंकि सीमा हैदर जो है उसने ये कहा है कि मैं 5 क्लास पढ़ी हूँ, परंतु वो लगता नहीं है, वो लगता है कि उसने BA MA किया होगा। तो इसलिए उसकी जांच होना मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। सरकार को उसकी जांच करनी चाहिए तभी जाकर के, क्योंकि पाकिस्तान से वो सऊदी उधर क्या नाम है सऊदी अरब में गई, वहां से नेपाल गई, नेपाल से हिंदुस्तान में आई, तो बहुत बड़ी बात है। एक 5वीं पढ़ा लिखा आदमी इतना चतुर नहीं हो सकता है, इतना चालाक नहीं हो सकता है। तो सीमा हैदर पे जांच होना बहुत जरूरी है और यूपी जो हमारा यूपी की जो ATS वगैरह सब जांच में लगी हुई है तो पता चल जाएगा सीमा हैदर क्या है क्या नहीं है, वो प्रेम में यहाँ आई है या जासूसी करने यहाँ आई है, कुछ दिन में पता चल जाएगा। 22 जुलाई से वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय टेम्पल कन्वेंशन एक्सपो की शुरुआत हो रही है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में RSS प्रमुख मोहन भागवत शामिल होंगे और इस एक्सपो में दुनिया के 32 देशों के पुजारी और महंत शामिल होंगे, जिसमें इस बात का मंथन किया जाएगा कि दुनिया भर के मंदिरों को कैसे संरक्षित किया जाए। टेम्पल कन्वेंशन एक्सपो में RSS प्रमुख मोहन भागवत के साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के अलावा CM योगी भी शामिल होंगे।
ये जो कार्यक्रम इस वाराणसी या काशी नगरी में हो रहा है, इसका मुख्य जो एक भाग है वो ये है कि लोगों को मिलके इंटरफेस करके बहुत सारी चीजें समझना और इन आने वाले लोगों के माध्यम से बहुत सारी चीजों से जुड़ना, ये एक मेजर एस्पेक्ट है। तो यहाँ पे हमने आदरणीय परम पूज्य संघचालक जी को निवेदन किया कि ये कार्यक्रम में आप आएं, लोगों को एड्रेस करें और उनको मार्गदर्शित करें। मंदिर कॉन्क्लेव जो पूरी दुनिया में पहली बार आज होने जा रहा है, पूरे दुनिया के 32 कंट्री से लोग यहाँ पर इस कॉन्क्लेव में जुड़ रहे हैं, फिजिकली जुड़ रहे हैं, ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। और 3 दिन के इस कॉन्क्लेव में जो हिंदुस्तान में ही नहीं तो पूरे दुनिया में अभी तक कभी हुआ नहीं है, जो 3 दिन का कॉन्क्लेव इस काशी के पुण्य नगरी में होने जा रहा है और उसका मुझे बहुत ही समाधान लग रहा है। एक प्लेटफॉर्म बनेगा तो उसकी चर्चा होगी, प्लेटफॉर्म बनेगा तो लोग बात करेंगे, लोग बात करेंगे तो हम सरकार से बात कर सकेंगे, सरकार बात करेगी तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी उसकी बात जा सकती है। मिशन 2024 की जीत के लिए बीजेपी अब विपक्ष पर सियासत सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी में है। ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान के बाद अब 4 बड़े नेता बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इनमें एसपी और उसके गठबंधन के साथ ही आरएलडी के नेता हैं। सूत्रों के मुताबिक इन 4 नेताओं में साहब सिंह सैनी, सुषमा पटेल, राजपाल सैनी और जगदीश सोनकर का नाम सामने आ रहा है। दरअसल हाल ही में राजभर की सुबह एनडीए में शामिल हो गई। वहीं एसपी विधायक दारा सिंह चौहान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। यूपी में बीजेपी ने 2024 के लिए 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को पाने के लिए उसके मिशन डिमोलिशन की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले दिनों में पूरब से लेकर पश्चिम तक विपक्षी दलों के कुछ और बड़े नेता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो बीजेपी का मिशन 2024 और इसे लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी, 4 बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता निशांत राय ने। उन्होंने क्या कुछ है, सुनिए। उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, बात चल रही है, कई सारे नेता 24 तारीख को बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, जिसमें रालोद और सपा के भी तमाम नेता हैं। नहीं, हम सबका स्वागत करते हैं। हमारा पार्टी की विचारधारा से और मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकारों ने काम किए हैं, योगी जी के नेतृत्व में सरकारों ने हमारी काम किए हैं, जो डेवलपमेंट का एजेंडा है, विकास का एजेंडा है, सुरक्षा का एजेंडा, उसके साथ मिलकर लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हम सबका स्वागत कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चलेंगे। केंद्रीय पार्टी को जो उनसे बातचीत हुई है गठबंधन के विषय में, एनडीए का भाग वो बने हैं, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माननीय गृहमंत्री से वार्ता के बाद उन्होंने निर्णय लिया है। तो अब जो भी बातचीत हुई होंगी माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत करके उस पर निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना है। नहीं, संगठन का लोकसभा चुनाव से पहले हम लोग पुनर्गठन कर रहे हैं, उसमें जिले भी सम्मिलित हैं, कुछ मंडल भी सम्मिलित हैं। तो जैसे हम लोगों ने राय शुमारी बातचीत करके आपस में चर्चा करके पैनल एक बना लिया है और बहुत जल्दी वापस बातचीत करके जो भी परिवर्तन करना होगा, जितना भी, सारा परिवर्तन नहीं करना, जो भी परिवर्तन करना होगा बहुत जल्दी सूची आप सब लोगों के बीच में आ जाएगी और पूरी ताकत से हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव हमें लड़ना है और हमारा संकल्प है कि एनडीए उत्तर प्रदेश में सारी की सारी सीटें जीतेगा। इस विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। राजनीति हमेशा संभावनाओं वाला खेल है, हमेशा संभावनाएं बनी रहती हैं राजनीति में, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन हमारे यहाँ जो भी गठबंधन बनाना है, एनडीए का कौन दल भाग बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये केंद्रीय पार्टी तय करती है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ये सब निर्णय उन्हें करना है। तो बातचीत अगर कहीं हुई होगी मुझे जानकारी नहीं है। ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ निशांत राय, न्यूज स्टेट, दिल्ली। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने मंत्रिमंडल को विस्तार को लेकर इसके फैसले आला कमान करेगा, ये उन्होंने कहा है। और दिनेश शर्मा ने विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला है और यूपी में बीजेपी की 80 सीट जीतने का दावा किया है। सुनिए। राजनीतिक पारा भी उत्तर प्रदेश में कुछ इसी तरीके से बढ़ रहा है। चुनाव 24 का है, तैयारी 23 में ही शुरू हो गई है। सर एक बात बताइए, बात अब 24 की होने लगी है, जो इस तरह से राजभर गठबंधन में आ गए, दारा सिंह ने पार्टी ज्वाइन कर ली, अब
मंत्रिमंडल की बात होने लगी है, विस्तार की बात होने लगी है। देखिए, राजनीति का पारा जो गर्म है ना, वो बीजेपी की कार्यकर्ताओं के उत्साह की गर्माहट है और इसमें विपक्ष का उत्साह ठंडा पड़ने वाला है, उसमें बर्फ जमने वाली है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष नाम की चीज अब विरोध में आपको लोकसभा चुनाव आते तक दिखाई नहीं पड़ेगी और 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी, इस संकल्प के साथ ये कार्यकर्ता खड़ा हुआ है। अगर हम संगठन की बात करें, जिलाध्यक्षों की बात करें, वहां के बदलाव से लेकर के योगी मंत्रिमंडल के बदलाव की संभावनाएं तो दिखी रही है। नहीं, देखिए, मैं संभावनाओं पर अधिकृत नहीं हूं कहने के लिए, और ये संगठन के अंदर की बात होती है। लेकिन बीजेपी की एक परंपरा है कि वो समय समय पर नए नए प्रयोग भी करती है और अच्छे कार्यकर्ताओं को आगे भी लाती है, और ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कभी संगठन में कुछ और जुड़ गया, कभी कहीं और कुछ जुड़ गया। ये एक सामान्य तरीके पे सतत चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें कोई अभी टिप्पणी करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो क्या यूपी में आपकी लड़ाई इंडिया से है? नहीं, यूपी में लड़ाई भ्रष्टाचारियों से है, परिवारवादियों से है, ये छद्म भेषधारी लोगों से है, ये भाई भतीजावाद करने वाले सांप्रदायिक तत्वों से है, पाकिस्तानी मानसिकता का पोषण करने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग से है। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, जो कि इस बात को कह रहे हैं कि अगर हम विपक्ष की बात करें तो घबराया हुआ है, और अगर मंत्रिमंडल के विस्तार की बात की जाए तो उनका कहना है कि ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो सीधा संगठन या नेतृत्व उसका फैसला लेता है। यूपी के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने विपक्षी गठबंधन पर हमला